विथ होल्डिंग टैक्स और टीडीएस सेक्शन 194 आर के अंतर्गत एप्लीकेबल होता है जब कोई बेनिफिट और परक्यूजिट अराइज होता है। आज के वीडियो में इसी सेक्शन के ऊपर चर्चा की जाएगी। फ्रेंड्स, बेनिफिट और परक्यूजिट अराइज होने के बाद भी यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जो रेसिपिएंट है वो नॉन रेजिडेंट है, रेसिपिएंट एक एम्प्लॉई है। जो बेनिफिट और परक्यूजिट अराइज हुए हैं वो अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है। बेनिफिट एंड परक्यूजिट की वैल्यू जो है 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बेनिफिट और परक्यूजिट दिया जा रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ या जिनका टर्नओवर ग्रॉस या टोटल सेल्स जो है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है अगर वो बिजनेस करते हैं, और 50 लाख से ज़्यादा नहीं है अगर वो प्रोफेशनली सर्विस देते हैं। अब ये 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर किस ईयर में देखा जाएगा, तो अगर 2025 में कोई बेनिफिट या प्रिक्विजिट दिया जा रहा है तो 2024 की वैल्यू पर आपका टर्नओवर देखा जाएगा। इन सब केस में 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज 194 आर एप्लीकेबल हो गया तो उसका वैल्यूएशन का मेथड क्या है। 194 आर एप्लीकेबल होने के बाद में बेनिफिट और जो परक्यूजिट दिए जा रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही उसका वैल्यूएशन होगा। लेकिन दो ऐसे सिनारियो हैं जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। पहला, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बेनिफिट और परक्यूजिट को परचेज करता है और फिर उसको बाद में सर्विस रेसिपिएंट को देता है, या वो एक मैन्युफैक्चरर है और वह ऐसे आइटम को बेनिफिट या परक्यूजिट के रूप में देता है। तो पहले वाले केस में परचेज्ड वैल्यू ही बेनिफिट परक्यूजिट की वैल्यू मानी जाएगी और 194 आर अप्लीकेबल होगा। मैन्युफैक्चरर के केस में अगर वो थर्ड पार्टी को ये देता और उससे जो चार्ज करता वो ही बेनिफिट और परक्यूजिट की वैल्यू मानी जाएगी। ध्यान रखिए, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन बेनिफिट और परक्यूजिट जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 1 लाख रुपए की टीवी है और 18,000 रुपये अगर उस पर जीएसटी है तो टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो 1 लाख रुपए पे करना है, 1,18,000 रुपये नहीं करना है। फ्रेंड्स, सीबीडीटी के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन किया गया। एफएक्यू के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। जो बेनिफिट और परक्यूजिट रिसीव कर रहा है उसकी इनकम नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर में उसके पास में 2 ही लाख रुपए की अर्निंग हुई, या उसकी जो इनकम है वो डिफरेंट टैक्स रेट से चार्ज की जा रही है। सीबीडीटी ने बोला कि जो 194 आर है उसका ऑब्लिगेशन जो है वो सर्विस जो भी बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड करा रहा है उसके ऊपर है, और जो टीडीएस की रेट है वो 10% है। सामने वाले के इनकम क्या है ये इसको नहीं देखना है और डायरेक्टली टीडीएस 10% से काट लेना है, चाहे इनकम 20,000 हो या जो टैक्स रेट सामने वाले के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है 30% हो। जो टीडीएस काटना है वो हमेशा 10% रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर बेनिफिट और परक्यूजिट दिया जा रहा है काइंड में या पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश, और कैश जो सफिशिएंट नहीं है टीडीएस के रूप में। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का आपने जो है एक बेनिफिट दिया है काइंड में और 20,000 रुपये उसको बोनस दिए हैं। अब 5,20,000 पर अगर हम टीडीएस की रेट कैलकुलेट करें तो 52,000 रुपये आता है। यहाँ पर 20,000 ही कैश है तो 32,000 का क्या करना है। इस केस में पहला ऑप्शन ये है कि जो रेसिपिएंट है वो 32,000 का एडवांस टैक्स चालान जमा कराएगा और प्रोवाइडर को दे देगा। प्रोवाइडर जब अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेगा तो अलॉन्ग विथ चालान नंबर उसमें वो मेंशन कर देगा। दूसरा केस क्या है कि इसमें बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी, तो दूसरे केस में क्या है कि जो 5 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल 5,20,000 का बेनिफिट और परक्यूजिट दिया है, जो प्रोवाइडर है सबसे पहले तो उसको ग्रॉसअप करना होगा। ग्रॉसअप करने के बाद में उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा और उसको डिपॉजिट कराना होगा। बाकी का जो रिमेनिंग शॉर्टेज जो जो भी आपका कैश पड़ता है वो आप अपने रेसिपिएंट से कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक सिनारियो है, कंपनी ए है जो प्रोवाइडर ऑफ बेनिफिट है किसके, मैनेजर ऑफ कंपनी बी के। जो कंपनी बी है वो एंगेज्ड हो रही है बिजनेस कंपनी ए में। इस केस में कैसे जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। फ्रेंड्स, कंपनी ए है वो टीडीएस डिडक्ट करेगी कंपनी बी के नाम पर, ना कि मैनेजर ऑफ कंपनी बी। और जो कंपनी बी है वो अपने मैनेजर के नाम पर टीडीएस डिडक्ट करेगी। कंपनी बी को कंपनी ए से टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा और ये कंपनी बी के मैनेजर का टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो इसके लिए जो एक्सपेंस और इनकम है नलीफाई हो जाएगी। मैनेजर ऑफ कंपनी बी के लिए इनकम होगी फ्रॉम कंपनी ए, और टीडीएस जो इसको दिखेगा कंपनी बी से वो उसका क्लेम ले सकता है। फ्रेंड्स, अगर एब्सोल्युटली इन कैश में अगर कोई परक्यूजिट
प्रोवाइड की जाती है तो क्या उस पर 194 आर एप्लीकेबल होगा? मतलब 10 लाख रुपए का बोनस दे दिया तो क्या कंपनी 194 आर एप्लीकेबल होगा, बोनस या इंसेंटिव दे दिया? सर्कुलर के हिसाब से इफ बेनिफिट ऑफ प्रिक्विजिट गिव इन कैश देन ऑल्सो टीडीएस टू बी डिडक्टेड। तो सर्कुलर तो यही बोलता है कि भैया टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 194 एप्लीकेबल नहीं होगा जब सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट अलाउड टू कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस रिप्रेजेंट लेसर रियलाइजेशन ऑफ द सेल्स प्राइस। 11 रुपए की एक प्रोडक्ट था, उसको 10 रुपए में दे रहे हैं, तो 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये बेनिफिट या प्रिक्विजिट नहीं है। अगर सेलर ऑफर कर रहा है कि 2 आइटम खरीदने पे एक आइटम फ्री होगा, तो ये कोई बेनिफिट या प्रिक्विजिट नहीं है। when 194 applicable हो जाएगा जब a person gives incentive other than discount or rebate in the form of cash or kind such as car, TV, computer, gold coin, mobile phone, etc. जब एक पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है एक ट्रिप फॉर द रेसिपिएंट एंड हिज हर रिलेटिव अपॉन अचीविंग सर्टेन टारगेट, जो होते हैं कंपनी में डीलर के रूप में, डीलर को जो दिए जाते हैं। व्हेन ए पर्सन प्रोवाइड फ्री टिकट फॉर एन इवेंट, व्हेन ए पर्सन गिव मेडिसिन सैंपल फ्री टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 194 आर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि ये सब सिनेरियो में जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। जीएसटी के ऊपर जीएसटी ऑन डिस्काउंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, हो सके तो उसको भी देखिए। क्या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर ये वाला क्लोज आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको प्रोडक्ट देती है वीडियो और ऑडियो बनाने के लिए, और वीडियो और उस प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया में चर्चा करने के लिए। अगर ये प्रोडक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है तो 194 आर एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर वो रिटर्न करता है तो 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है मैंने इनकर किए वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जाते हैं। तो इसमें भी क्या 194 एप्लीकेबल होगा? अगर बिल का नेम सर्विस प्रोवाइडर है और वो बिल जो आ रहा है वो नेम में आ रहा है सर्विस प्रोवाइडर के और वो रिम्बर्स कर रहा है सर्विस रेसिपिएंट को, तो फिर ये प्रोविज़न अट्रैक्ट हो जाएगा और द सर्विस रेसिपिएंट हैज़ टू डिडक्ट टीडीएस। If the bill is not in the name of service provider but directly in the name of the service recipient, then it will not attract and no TDS to be deducted. फ्रेंड्स, एक डीलर ने कॉन्फ्रेंस अरेंज किया अपने डीलर्स को एजुकेट करने के बारे में प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। अब इससे क्या कोई बेनिफिट या परक्विजिट अराइज होगा? तो 194 एप्लीकेबल नहीं होता व्हेन द पर्पस ऑफ डीलर कॉन्फ्रेंस आ कि वो न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताएं, discussion how the product is better than others, obtaining orders from dealer or customer, teaching sales techniques to dealers or customer, addressing query of the dealer and customer, reconciliation of account with dealer and customer। बट एप्लीकेबल हो जाएगा जब एक्सपेंस जो उसके किए जा रहे हैं उसमें कोई ट्रिप आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है, इफ ये इंसिडेंटल है टू द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के, एक्सपेंडिचर इंकर किए जा रहे हैं फैमिली मेंबर को अटेंडिंग डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं पार्टिसिपेंट को डे विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट ऑफ सच कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स, इस केस में 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 194 है आर को भी ध्यान रखिए और इसके अंतर्गत आपको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना, ये देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।